नाज़रीन आदाब, आज की ताज़ा खबर के साथ आप सबसे मुखातिब हुए हिना जुबैर और आज की ताज़ा खबर की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर के रामबन में हुए हादसे के ताल्लुक से। जी हां, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। दीगर 10 जख्मी बताए गए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। मरीजों की जल्द सेहतयाबी की भी उन्होंने दुआ की है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और 35A यानी 35A की मनसूखी को 3 साल मुकम्मल होने की। जी हां, आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए। बीजेपी हुकूमत इस फैसले को बेहतर इक़दाम करार दे रही है। अपोजिशन जमातें इसे रियासत की तरक्की में रुकावट बता रही हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आज शुरू हो रहे एहतजाज के ताल्लुक से। जी हां, मुल्क में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज से एहतजाज करने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने पीएम की रिहाइशगाह और राष्ट्रपति भवन के घेराव का ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए सिक्योरिटी के यहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है। क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके बाद खबर है महाराष्ट्र से, जहां संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत की आज ईडी के सामने पेशी होगी। जी हां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पतरा चौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को तलब किया है। ईडी ने ये संबंध संजय राउत की अहलिया के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद उन्हें दिया है। उसके बाद खेलों की दुनिया से अच्छी खबर रहेगी। जी हां, दौलत मुश्तरका खेलों की 7वें दिन भारत ने 2 मेडल फिर अपने नाम कर लिए। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर ने मर्दों के लॉन्ग जंप के फाइनल में बेहतरीन छलांग लगाकर चांदी का तमगा हासिल किया है। तो ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताजा खबरें। अहम खबर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के केला मोड़ के मुकाम पर एक दिलदोज सड़क हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दीगर 10 अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि बानिहाल रेलवे स्टेशन से जम्मू जा रही एक टेम्पो केला मोड़ के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। इत्तला मिलते ही रामबन पुलिस और मकामी रज़ाकार तंजीमों ने जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान 4 अफराद की मौके पर मौत हुई। एक शख्स ने जिला अस्पताल रामबन में दम तोड़ दिया। जख्मियों में से वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया। बाकी 4 शदीद जख्मियों को मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं रामबन केला मोड़ सड़क हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके अपने गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मरीजों की जल्द शिफायाबी के लिए भी दुआएं की। रामबन से हमारे साथी बिलाल बाली इस वक्त मौजूद है। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस हादसे की वजूहात अभी तक पता चल पाई हैं और जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए हिना, गुज़श्ता रात के वक्त जो है ये सड़क हादसा पेश आया। ये गाड़ी थी JK02AP5338 जिसका ड्राइवर जुबैर अहमद था, जो रजौरी नौशहरा का रहने वाला था। ये गाड़ी श्रीनगर से जम्मू की जानिब जा रही थी। तो केला मोड़ के मकाम पर पहुंचने के बाद वहां पर जो गाड़ी तकरीबन ओवर स्पीड बताई जा रही है, क्योंकि वहां ढलान है, ढलान की तरह रोड है वहां पे, तो ओवर स्पीड होने की वजह से इस ड्राइवर ने जो बेकाबू हो गई ड्राइवर के काबू से, तो उसके बाद एक ऑल्टो कार जो गाड़ी थी उसको हिट किया। जो एक मोहसिन मीर थे जो जम्मू से ताल्लुक रखते थे, वो गाड़ी चला रहे थे। उसको हिट करने के बाद गाड़ी स्किड होकर गहरे जो है नाले में जा गिरी। उसकी इतला मिलते ही जब वहां पर लोकल जो पुलिस को खबर मिली, तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उन्होंने रजाकार तंजीमों समेत वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उस वक्त, सब लोगों ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और मौके से तकरीबन 4 अफराद की उस वक्त जो डेथ हो गई थी, लेकिन पहले तरजीहाती बुनियादों पर जो है जख्मियों को वहां से निकाला गया। जख्मियों में जो डिटेल हमारे पास अभी तक है वो आबिद अहमद है, उनका ताल्लुक कुपवाड़ा से है, उम्र 25 साल है, उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। ड्राइवर जो जुबैर मोहम्मद थे, उनका ताल्लुक नौशहरा से है, रजौरी उनका रहने का, रजौरी नौशहरा, उम्र 21 साल थी। वही मोहम्मद लतीफ है, उनका ताल्लुक जो है उत्तराखंड से है, एज 28 साल है। राजेश कुमार है,
उनका ताल्लुक जो है जम्मू से है, ग्रोटा जम्मू से, 40 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद गुलजार जो है उनका ताल्लुक बठंडी जम्मू से है और उन्हें जम्मू रेफर किया गया। और जहांगीर अहमद है, उनका ताल्लुक सीरी बारामुल्ला से बताया जा रहा है। और जाहिद फारूक भी है जो पटन बारामुल्ला के रहने वाले हैं। और उसके अलावा वो 4-5 लोग जो एक ही साथ में थे, मंजूर अहमद है वो भी सोपोर बारामुल्ला से है, जहूर अहमद जो है लोलाब कुपवाड़ा से है, दीन मोहम्मद जो जख्मी हुए इस हादसे में उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया। और मोहम्मद शाहिद वो जम्मू से है। और ड्राइवर जो कार का ड्राइवर जिसे हिट किया गया था वो भी जख्मी है, उसे भी जम्मू रेफर किया गया है। अभी तक 2 अफराद की जो है अहल खाना जो है मरने वालों की हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी शुरू है। जी बिलाल, तो इसमें अहम खबर पर और जख्मियों की क्या कुछ हालत है उस पर भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तफसीलात देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जम्मू कश्मीर के गडूरा इलाके में मिलिटेंटों ने गैर मकामी मजदूरों पर हमला किया। मिलिटेंटों ने घात लगाकर मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एक मजदूर की मौत वाक़ हो गई, 2 मजदूर जख्मी हो गए। महलूक मजदूर की शिनाख्त मोहम्मद मुमताज के तौर पर की गई। जख्मियों की भी पहचान की गई है। तीनों मजदूरों का ताल्लुक बिहार से है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। हम इस वक्त मौजूद है गडूरा पुलवामा में, जहां कल देर रात गैर मुकामी जो मजदूर थे जो यहाँ पर काम कर रहे, ये देखिए ये मुकाम जो है यहाँ पर वो काम कर रहे थे देर रात को। तो इसी दौरान जो उन पे ग्रेनेड दागा गया, मिलिटेंटों ने उन पे ग्रेनेड दागा, तो उसमें जो है जो एक मजदूर जो है जो मौके पे ही हलाक हुआ और 2 जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़ा बराबर उस जगह पर देखा गया है जहाँ पर हुआ है, पेश आया है ये वाक़ा, जहां 3 माह कबल आप ये मकान जो देख रहे हैं, ये मकान वो पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद का मकान है, जिसको अपने घर के बाहर मिलिटेंटों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। तो आज 3 माह के बाद इसी इलाके में ये मिलिटेंसी का दूसरा ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसमें 3 मजदूर जो है वो ज़ख्मी हो, जिसमें एक जो है वो मौके पे ही जान बहक हुआ है। और इस वक्त जो है यह इस पूरे इलाके में जो यह देख रहे हैं आप, पूरा जो है खौफ जो है वो समा है। इससे 3 माह कबल यहाँ पर एक खौफ पैदा हो गया था जब रियाज का कत्ल हुआ था, और वो खौफ जो है दोबारा आज देखने को मिला है। जो कल रात जो ये वाक़ा जो पेश आया, तो उसके बाद ये खौफ जो है आज फिर देखा गया है। यहाँ पर जो ये मजदूर है जो बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो बिस्तरा बनाने का जो काम होता था, अक्सर यहाँ पर जो कश्मीर में जो रूरल एरियाज़ है, यहाँ पर ये मज़दूर अपना जो छोटा मोटा कारखाना लगाते हैं और 6 महीने जो ये यहाँ पर काम करते हैं। अभी इनको 3-4 महीने हो गए थे यहाँ पर काम करते हुए। तो कल जो इन पे जो अटैक हुआ, तो ये बहुत बड़े आसानियाँ इनके लिए पेश हुआ। और जो इस वक्त देखा जाए जो हलाक हुआ है इसमें, उसकी जो है इस वक्त चल रही है, पोस्टमार्टम चल रही है, कानूनी लवाजमात चल रहे हैं। तो उसके बाद जो है डेड बॉडी जो है वो बिहार रवाना की जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, गडूरा पुलवामा। खबर बिहार से है, जहां के छपरा में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत की खबर है। 28 से ज्यादा लोग बीमार बताए गए हैं। 9 का इलाज पीएमसीएच पटना में चल रहा है। 11 अफराद की आंखों की रोशनी चली गई है। नौनिया टोली में घर घर तलाशी ली जा रही है। इस सिलसिले में शराब कारोबारी विश्वकर्मा महतो को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब एक बेहद अहम सियासी खबर, मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह और राष्ट्रपति भवन के घेराव का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी आज कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। दूसरी जानिब प्रियंका गांधी पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से पीएम हाउस जाने की कोशिश करेंगी। आपने देखा रात से इकट्ठे हो, ये राहुल जी कह रहे हैं हमें सिर्फ कुछ नहीं है कि जो महंगाई है उस पर आप अंकुश लगाइए और जो गरीब तबके का आदमी है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। लेकिन गूंगी बेरी सरकार आप देख रहे हैं वो किसी की नहीं सुन रही है।
जो विपक्ष से अपनी आवाज़ उठाना चाहता है उस विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है। हम लोग यहाँ पर आए जैसे तैसे आए, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर पुलिस को भेजा जाता है, हम लोगों को डराया जाता है कि आप वहाँ नहीं जाओगे, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप बताइए, जब हम जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक, त्रस्त है महंगाई से बहुत ज़्यादा। हम लोग आज प्रधानमंत्री निवास पे प्रदर्शन करने के लिए यहाँ से जाएंगे सब लोग। आज हमारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, क्योंकि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और महंगाई सबसे ज़्यादा मार महिलाओं पर करती है, क्योंकि हमारी रसोई गैस से लेकर दाल, चीनी, आटा, बच्चों का दूध, सब पे जीएसटी और हर चीज़ महंगी कर दी है। सरकार कांग्रेस के प्रभाव से, खौफ से डरी हुई है, इसलिए सरकार और मोदी दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का मिसयूज हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपनी ताकत को देश की हिफाजत के लिए लगाना चाहिए, लोगों की एकता के लिए, सद्भावना बिगाड़ने के लिए नहीं। सब पार्टियों को सम्मान करना चाहिए दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक किस्म से आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह दिल्ली पुलिस का यूज किया जा रहा है। और नाजरीन, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि सिसोदिया का। दिल्ली से वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रवि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करने जा रही है, अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं? खासतौर पर सिक्योरिटी को लेकर भी आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए, इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए हैं कांग्रेस के। आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग में पुलिस महकमा यहाँ पे है और अभी करीब 11 बजे से कांग्रेस का जो प्रदर्शन है और पोस्टर से लगाए गए हैं महंगाई को लेकर। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी सुबह का, हालांकि सुबह का समय है, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुटने लगे हैं। एक प्रदर्शन भी किया जा रहा है और अकबर रोड के सामने की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे चूल्हे पे आप देखिए रोटी बना के, जो महंगाई है, महंगाई को लेकर कैसे किया जा रहा है इस मसले को लेकर अभी यहाँ इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहीं पे ये लोग अपना एक प्रदर्शन करने के लिए कहें कि जो रोष है वो दिखाया जा रहा है कि जो महंगाई है, बढ़ती महंगाई से लोग कितनी परेशानी हो रही है कि लोगों के पास चूल्हे नहीं हैं और यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पर यहाँ पर जो रोटियाँ हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो ये दिखाने, ये एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन भी है जिसमें ये बतलाने की कोशिश भी की जा रही है कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ यहाँ पे 144 लगा दिया गया है। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ 144 है, आपको 4 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और अगर आप किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। तो एक तरह से अनाउंसमेंट भी की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की यहाँ पे आपको इजाजत नहीं है। वही दूसरी तरफ महिला कांग्रेस के आपने देखा कि जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यालय के सामने की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। कांग्रेस मुख्यालय का मेन गेट है, यहाँ पे हम देखिए इस तरह के पोस्टर बनाने के साथ दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हैं और इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई है, इस महंगाई को लेकर ही इनका धरना प्रदर्शन, हालांकि अनुमति नहीं दी गई है किसी प्रकार की कोई भी धरना प्रदर्शन करने की। जी रवि, तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, सरगर्मियों भरा रहने वाला है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। इस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। पीएम मोदी से मुलाकात में ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के जीएसटी बकाये की अदायगी पर बात कर सकती है। दरअसल ममता बनर्जी नीति आयोग के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आई हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें ज़राअत, सेहत और मईशत से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अहम खबर, ईडी ने पत्राचौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज तलब किया है। ईडी ने ये सम्मन संजय राउत की अहलिया के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन मामले के सामने आने के बाद उठाया है। ईडी ने अपनी रिमांड का जिक्र भी किया है कि प्रवीण रावत के साथ साथ कुछ अनजान लोगों के अकाउंट से भी करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब ईडी संजय राउत और उनकी अहलिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। अहम खबर, संजय राउत और वर्षा राउत पत्राचाल
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी। संजय राउत की अहलिया है वर्षा राउत। कई ट्रांजैक्शंस जो करोड़ों के किए गए उनके सामने आने के बाद ईडी ने यह सम्मन जारी किया। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। क्या कुछ इस जांच में निकलकर सामने आएगा, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, संजय राउत के बाद अब वर्षा राउत से भी ईडी पूछताछ करने वाली है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कल ही जैसे ही संजय राउत की रिमांड 8 तारीख तक बढ़ाई गई, उसके बाद ईडी ने तुरंत वर्षा राउत को समन किया और आज 11 बजे दफ्तर में बुलाया है पूछताछ के लिए। देखिए इसमें ईडी ने शुरुआत में ये साफ किया था कि संजय राउत की पत्नी यानी वर्षा राउत के अकाउंट में जो है पैसे जो है लाखों की संख्या में भेजे गए थे और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके दादर में जो है फ्लैट खरीदा था और ये पैसे जो है प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में आया था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद तुरंत वर्षा राउत के अकाउंट से उनकी पत्नी के अकाउंट में वापस पैसे भेज दिए गए थे। यानी 2010 में पैसे लिए गए थे, उसको रिटर्न जो है अभी रिसेंटली किया गया। तो आखिर ये बिना इंटरेस्ट पे इतना हैवी अमाउंट उनको क्यों दिया गया था और दादर का जो फ्लैट खरीदा गया था तो क्या वो पैसे और कहीं से आए थे या फिर इतने ही पैसे उनके अकाउंट में आए थे? क्योंकि कल हमने जब कोर्ट में देखा तो रिमांड कॉपी में ईडी ने साफ तौर पर यह कहा कि शुरुआती दौर में उन्हें 1 करोड़ 6 लाख का जो है ट्रांजेक्शन मिला था संजय राउत के अकाउंट का, लेकिन अब जो है नया अकाउंट उनका जो सामने आया है उसमें 1 करोड़ 17 लाख का भी ट्रांजेक्शन उन्होंने पाया गया है। और यही वजह है कि इसी बिना पर के ईडी ने जो है कस्टडी की मांग की और जिसकी वजह से संजय राउत को 8 तारीख तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। बहरहाल आज 11 बजे जो है वर्षा राउत खुद ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, तो ऐसे में देखना होगा कि ईडी की जो कार्रवाई है और ईडी के जो सवाल है उसका जवाब वर्षा राउत किस अंदाज में देते हैं। बिल्कुल प्रशांत, तो इस पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक जानिब बीजेपी हुकूमत इस फैसले को बेहतर इक़दाम करार दे रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इसे रियासत की तरक्की में रुकावट बता रहे हैं। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। आज से 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। मरकज के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए मकामी अवाम के इख्तियारात को छीन लिया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि दफा 370 रियासती अवाम की तरक्की में रुकावट था और रियासत की खुसूसी हैसियत की वजह से मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों को नाफिज करना एक मुश्किल तरीन काम था। बीजेपी का कहना है कि दफा 370 की वजह से कबायली लोगों और पाकिस्तान के पनाहगजीनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि दफा 370 मंसूख करने के बाद गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में काफी तरक्की हुई है। वो तमाम लोग जो पहले गरीबों का खून चूसते थे, आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 370 लगाया था और वो कानून यहां नाफिज नहीं होते थे, तो गरीबों का खून चूसा जाता था और गरीबों को डराया जाता था 370 के नाम से। लेकिन आज 3 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, आम लोगों ने, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते वक्त किए गए वादों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर का कहना है कि बीजेपी ने रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वफा नहीं हुआ, बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूरों को भी ताहाल बाकायदा नहीं किया गया।
उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई है कि बड़े दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हजारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे, और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हजारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। तो जो सबज बाग इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सरकार धोखे में रख रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को असलियत पता लग चुकी है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं। वो 370 जाने के बाद इन्होंने हमारे सब कुछ छीना ही छीना है। पहले हमारे महाराजा छीने, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर छीना, उसके बाद हमारा गवर्नर छीना, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बात है, इसके बाद नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पर एक ताज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठोकरें मारने के लिए छोड़ दिया। उधर सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासत तेजी से तामीर और तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। रियासत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों को मंजूरी दी गई है। एक सियासी तज्जिया निगार परीक्षित मनहास का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के लीडरान को मशवरा दिया कि वो तनकीद करने से पहले इस बारे में कम से कम आवाम की राय तो ले ले। ऑपोजिशन हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पे तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और ऑपोजिशन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को लेके ये घेरने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आम जनता खुश नहीं है या आम लोग खुश नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको ऑपोजिशन को ग्रास रूट पे जाके आम नागरिकों के साथ, आम लोगों के साथ मिल के पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि उनके इश्यूज क्या है। मेरे को लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑपोजिशन टोटली हटके इस टाइम पे काम कर रही है। उनको अपना मैनिफेस्टो बिल्डअप करना चाहिए, अपनी सोच बिल्डअप करनी चाहिए ऑपोजिशन को कि ग्रास रूट के मुद्दे क्या है। ग्रास रूट पे जो हमें दिखाई देते हैं बेसिक 2 या 3 मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा है यंगस्टर्स की, यूथ की एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कैसे होती है, स्किलिंग के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट पे जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस हो रहा है। सियासी तज्जिया निगारों ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बयानबाजी करने से अपोजिशन जमातों को किसी भी किस्म का कोई सियासी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की अपील के बाद इस साल अचानक तिरंगे की मांग में बेहद इजाफा देखा जा रहा है। बाजारों में कई तरह के कई साइजेस में तिरंगा दस्तयाब है। बाजारों में तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ सी लग गई है। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तिरंगे के अलावा टी शर्ट्स, टोपीज, हेयर बैंड, ब्रेसलेट्स और खास दुपट्टे भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। हम तो ये जो तिरंगा लेने जा रहे हैं, हम खुद सामान लेने आए यहाँ पर। वो 2.5 फुट वाला, 2.5 फुट चौड़ा और मैं डंडे सहित। तो और ऐसा नहीं कि कानपुर नगर में कहीं, हर जगह ये तिरंगा फहराया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अति उत्तम बात है कि इसकी वजह से पूरा शहर जगमग हो जाएगा। इस बार कई वैरायटी के तिरंगे, हाँ कई बार आए थे, कई बार वैरायटी तिरंगे आए हैं। ये इस तरह के भी आए हैं और ये भी आए हैं, कई तरह के आए हैं। सब मेल का आया है, कागज का भी है, पॉलिस्टर भी है, रोटो भी है, साटन भी है, कॉटन भी है, खादी भी है, सारे मेल के तिरंगे हैं और हर साइज के हैं। बच्चों के लिए अलग, बच्चों के लिए चश्मा आया है, हेयर बैंड आए हैं, हाथ वाले ब्रेसलेट आए हैं,
बिल्ले आए हैं, सारी चीज़ें आई हूँ, टी शर्टें लगी। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।